श्रोतागण यहाँ मौजूद हैं, आप सबको भी इस सेशन में आपका आमंत्रण, नहीं, हेलो। स्वागत। नहीं, करेक्शन हम लोग कर सकते हैं, बिल्कुल। इससे पहले कि हम लोग बातचीत शुरुआत करें, कि मैं अपना थोड़ा सा आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि मैं सर के लेखनी से, प्रतुल जी की लेखनी से, और उनसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने 15 मिनट बात की, 15-20 मिनट बात की। कितना ज़्यादा सर आप इतने छोटे से टाइम में इम्प्रेसिव है। सबसे पहले तो आपकी जो लेखनी मैंने पढ़ी अभी, जिसमें आप बिहू के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक असमिया लड़की होने के नाते, अहोम्यास वाली, जैसा कि आपने कहा, होने के नाते मेरे एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग भी बहुत ज़्यादा आ गई, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से घर से दूर हूँ, ऑलमोस्ट 1 साल हो गया अभी घर से दूर हूँ। और जो वो नेचुरल एक बिहू के प्रति प्रेम है, वो उसको आप इतने अच्छे तरह से उभार कर ला पाए हैं उन लेखनियों में। और जैसा कि मैम ने कहा कि आपकी डॉक्यूमेंट्रीज भी काफ़ी सारी हैं, तो हम आज जानना चाहेंगे कि आपका पूर्वोत्तर के प्रति प्रेम सबसे पहले कहाँ से शुरू हुआ। बहुत धन्यवाद माधुरी। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि 34 साल से ज़्यादा मैंने ऑल इंडिया रेडियो में काम किया और उसकी तमाम विधाओं में काम किया। नॉर्थ ईस्ट के बारे में जो मेरा आकर्षण बढ़ा, वो इससे बढ़ा कि मेरे 2 अंकल, रादर 3 अंकल, 2 उसमें आर्मी में थे, एक इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में बाद में प्रो वीसी रिटायर हुए थे, डीसी पंत साहब, अब वो इस दुनिया में नहीं हैं। उन लोगों ने अपना कुछ कुछ वक्त नॉर्थ ईस्ट में गुजारा था, तो वो वहाँ के किस्से उससे बताते थे या मोटिवेट करते थे। तो उन सब से मोटिवेशन से मैं 2004 मई में पहली बार ईटानगर गया और वहाँ मैं 3 साल से ज़्यादा रहा। दूसरी बार मैं 2013 28 अक्टूबर 2013, जिस दिन राजेंद्र यादव जी की डेथ हुई थी, उस दिन मैंने आकाशवाणी शिलोंग में ज्वाइन किया था और वहाँ भी 3.25 साल रहा। तो दोबारा जाने का कारण ये था कि मुझे लगा कि नॉर्थ ईस्ट अभी भी बहुत अनएक्सप्लोर्ड है और एक बार में मेरी प्यास बुझी नहीं, तो दूसरी बार फिर मैंने कहा दूसरा राज्य चुना जाए। और मैं ये कहना चाहूँगा कि नॉर्थ ईस्ट के बारे में बहुत सारे गलत फहमियाँ हैं, बहुत सारी बातें ऐसी है नॉर्थ ईस्ट के बारे में जो कि उसके पीछे बहुत सारे ऐतिहासिक कारण हैं, बहुत सारे सांस्कृतिक कारण हैं, खान पान की आदतें हैं, आप बेहतर जानती हैं मुझसे। और साथ में एक नॉर्थ ईस्ट के लोगों का इनर्शिया भी है कि वो अपने इलाकों से बहुत बाहर नहीं गए, एक्सेप्ट असम के कुछ लोग या मणिपुर के। बाकी आप देखें तो मिजोरम के शायद ही इक्का दुक्का लोग कहीं हों। ईटानगर, अरुणाचल तो वैसे ही 13 लाख की जनसंख्या थी, अब शायद 18 लाख हो गई हो। तो जो एक रेडियो के अंदर या कोई पत्रकारिता के अंदर कोई व्यक्ति होता है, उसके एक दिमाग में कीड़ा काटता है कि मैं कुछ नया करूं, मैं कुछ नया जानूं, मैं कुछ नई चीज़ मंजर आम पे लाऊं, दुनिया के सामने लाऊं। तो उस मामले में मुझे लगा कि नॉर्थ ईस्ट एक ऐसा खित्ता है इस मुल्क का, एक ऐसा भूभाग है जहां पर कि खास करके वो लोग जो डॉक्यूमेंट्रीज बनाने में यकीन रखते हैं, जो आर्टिकल्स लिखते हैं नए नए मौज़ूआत पे, नए नए विषयों पे, तो मुझे उसने अट्रैक्ट किया। उसकी अभी भी अनएक्सप्लोर्ड जो उसका विशिष्ट गुण है उसने।
सर आप नॉर्थ ईस्ट, जैसे आपने कहा कि आपके अंकल आप लोग को बताया करते थे इसलिए आप आकर्षित हुए, तो मुझे आपसे ये जानना है कि क्या आपको लगता है कि एक पर्यटक की दृष्टि से अगर आप नॉर्थ ईस्ट को देखें, आपने पर्यटक की दृष्टि से भी देखा है शायद, और आप रहे भी हैं वहाँ पर, दोनों तरह से आपने देखा है, तो क्या दोनों ही नज़रियों में डिफरेंस आप कहेंगे कि अगर आप एक पर्यटक के रूप में जाते हैं आपको एक तरीके का नॉर्थ ईस्ट देखने को मिलता है, पूर्वोत्तर देखने को मिलता है, और अगर आप वहाँ रहते हैं तो आपको एक दूसरे तरीके का पूर्वोत्तर देखने को मिलता है? देखिए, पर्यटन भी जो है कई तरह का होता है। आप किस तरह के पर्यटन में यकीन करते हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट विषय है। जैसे जो लोग उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश आते हैं वो धार्मिक पर्यटन के लिहाज से आते हैं। बनारस के में बाबा विश्वनाथ की भूमि को नमन करना है, और वहाँ उत्तराखंड में गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ, बद्रीनाथ जाना है। उत्तर पूर्व भारत का पर्यटन दो मायने में अलग है। एक जो कुदरती मनाजिर हैं, जिसको हम उर्दू में कहेंगे कुदरती मनाजिर, यानी नेचुरल ब्यूटीज, जो कुदरत के जो रंग हैं उस मामले में। और दूसरा यह है कि उन्होंने कुछ अलग किस्म के पर्यटन को भी विकसित किया है, जैसे टी गार्डन टूरिज्म। कुछ इलाकों में उन्होंने ऐसा किया है। अब जैसे सिक्किम है, तो आप सिक्किम में होम स्टेज का बड़ा रिवाज है। तीसरा टूरिज्म हो सकता है कि आप, जिसको मैं कहूँगा सांस्कृतिक पर्यटन, कल्चरल टूरिज्म। आप उसमें किसी इलाके में जाते हैं, वहाँ की रहने वालों का खान पान, लिबास, उस हिसाब से नॉर्थ ईस्ट एज अ यूनिक प्लेस की हर अलग अलग ट्राइब्स के ट्राइबल कल्चर इज वेरी डोमिनेंट, प्लस एवरी ट्राइब हैज गॉट इट्स डिस्टिंक्टिव क्लॉथिंग पैटर्न्स, फूड हैबिट्स। तो आप अगर इस तरह के पर्यटन में विश्वास रखते हैं, जिसमें कि आप, जिसे हम कहेंगे सांस्कृतिक पर्यटन, कल्चरल पर्यटन, जैसे मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा। आई डोंट नो वेदर यू हैड बीन देयर और नॉट, बट आई हैड बीन फॉर 4 times. Hornbill Festival of Nagaland. जी। It starts from 1st of December and lasts till 10th of December. On the around 10 kilometers away from Kohima, Imphal road पे Kisama, एक heritage village they have produced there. They have built a heritage village. अब जो Hornbill Festival है, I had been there in 2008, then 2015, then 2016, then 2019. Thousands of tourists come from all over the world. मुझे बहुत, कोई जर्मन मिला, तो कोई फ्रेंच मिला, तो कोई अमेरिका से आया है। और ये मुझे कहने में कोई वो संकोच नहीं है कि टुडे हॉर्नबिल स्टैंड्स एज वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेट स्पॉन्सर्ड फेस्टिवल इन एनी स्टेट। तो वहाँ लोग क्यों जाते हैं? बिकॉज दे गो देयर टू सी द डांसेस एंड द फूड एंड द music, and plus the local architect. There are 14 major tribes of Nagaland, and every tribe has got its huts there. तो अगर अंगामी है तो उनकी ट्राइब की हट अलग है, अगर आओ है तो उनकी ट्राइब की हट अलग है, अगर पोचुरी है तो, अगर जेलियांग है तो, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन देन यू गो। अदरवाइज आपको पहाड़, कुछ लोगों का कहना है कि पहाड़ सब जगह एक जैसे होते हैं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट की ब्यूटी है उसके कल्चरल ट्रेडिशंस में, उसके कम्युनिटी फीलिंग में, उसके एक तरह से बॉन्डिंग में आपस में। तो जहाँ तक आपने कहा कि आई नेवर गो एनी प्लेस जस्ट लाइक अ टूरिस्ट, कि मैं कुछ फोटो खींच लूँ और सूरज उग रहा है तो सूरज ढल रहा है। Rather, I am interested in the lives of the people, their culture, their living pattern. तो मुझे लगता है कि I have found a number of different shades of culture in Northeast. Like I would just like to cite example of Garos.
मेघालय में 3 हिल्स हैं, खासी, गारो और जयंतिया। जयंतियास की संख्या बहुत कम है। मेजर जो मेजॉरिटी इट इज ऑफ खासीज एंड नंबर 2 गारोस। पैराडॉक्सिकली मोस्ट ऑफ द टाइम द चीफ मिनिस्टर इज फ्रॉम गारो ट्राइब। अभी भी जो वहाँ के मिस्टर संगमा, पीए संगमा के बेटे हैं, वो उससे पहले। तो अब आप अगर गारोस को देखें, एंड यू आर बेटर नोइंग देन मी कि एडजेसेंट टू आपके असम के बिल्कुल एडजेसेंट है, और सिर्फ वहाँ पर गारो हिल्स में सिर्फ गारो ही नहीं है, कोच भी हैं, कोच राजवंशी भी हैं एक अच्छी तादाद में, गारो हैं, फिर दूसरे भी छोटी मोटी ट्राइब्स हैं। लेकिन अगर आप उनका डांस देखें, जिसका डांस का नाम है वालांग डांस है शायद, मतलब सो फैसिनेटिंग कि एवरी टाइम उस डांस से मैं एकदम वांगला डांस, वो एक ऐसा डांस है जिसमें कि वो वार टाइप का भी वो कर रहे हैं, साथ में वो अपने किस तरह से एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस दे परस्यू उसको भी कर रहे हैं। तो a person who has a different mindset or a mindset for the study of the culture of different tribes and people of this country can enjoy more than any other person who is just interested कि हम ब्रह्मपुत्रा देखेंगे, हम सियांग देखेंगे, हम तवांग देखेंगे, हम रिवर्स। तो प्रायोरिटी इज yours। जी बिल्कुल। जैसा कि सर आपने कहा कि आप लोक संस्कृति को एंजॉय करने के लिए जाते हैं, उसको देखने के लिए, उसको जीने के लिए जाते हैं। मुझे अभी हाल ही में आपके 2 आलेख पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ जिसमें आप बिहू के बारे में बात करें, क्योंकि आपने वांगला डांस की बात करी, नृत्य की बात करी। और हम जैसे आप बार बार एक चीज़ कह रहे हैं कि आपको बेटर पता होगा, आपको बेटर पता होगा। मैं सबको बताना चाहूँगी कि जी नहीं, मुझे बेटर नहीं पता। सर डेफिनेटली आप मेरे से ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि आपने एक स्टूडेंट की दृष्टि से, मुझे लग रहा है कि एक किसी को जानने की अगर लालसा होती है तो वो स्टूडेंट की दृष्टि से, एक विद्यार्थी की दृष्टि से देखते हैं। आपने उसी तरीके से देखा है, आपने जानने की कोशिश की है। और जो हम हैं, हम लोग वहाँ रहते हैं तो हमें ये चीज़ें नॉर्मल लगती हैं, आम लगती हैं, तो शायद हम इसीलिए जानने की कोशिश नहीं करते। और मुझे खासकर, क्योंकि मैं सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम असमिया कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ, मैं किसी ट्राइब को बिलोंग नहीं करती, तो एक सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स जो निहित है, अनफॉर्चुनेट है, जिसको हम लोग अनलर्न करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं समझती हूँ कि मैं अनलर्न करने की उसको कोशिश कर रही हूँ। तो इस वजह से मुझे आपसे ज़्यादा जानकारी मिल रही है। तो इसलिए सर मैं आपसे बिहू के बारे में, क्योंकि आप बिहू को समझते हैं, आपने देखा है, और आपने बहुत ऐसे विद्वानों से बात की है जो ना केवल बिहू की संस्कृति या बिहू के इतिहास के बारे में जानते हैं, बल्कि वाद्य यंत्र से लेकर कपड़ों से लेकर वाद्य यंत्र तक उसके बारे में भी आपने बात की है। इनफैक्ट आपने एक ऐसे वाद्य यंत्र की बात की है जो टुका के बारे में आपने लिखा है। टुका को तो हम लोग, जैसे मैं खुद स्वयं असमिया हूँ, हम लोग बचपन में टुका बजाया करते थे, लेकिन मैंने कभी भी सोचा नहीं इस तरीके से कि उसको भी वाद्य यंत्र की तरह हम कैटेगराइज करेंगे। तो मैं आपसे थोड़ा सा सर बिहू के विषय में अगर आप हम लोग को अवगत कराएं। और दूसरी बात यह है कि जो बिहू को एक्सपीरियंस करने का एक फीलिंग मुझे आपके लेख में दिखा, जिसमें आप कह रहे हैं कि अगर जब बिहू की आवाज़, गानों की आवाज़ शुरू होती है तो रुका नहीं जाता है। वो मेरे साथ अभी भी है, जबकि मुझे बिहू डांस आता नहीं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि कहीं बजता है तो मैं बिल्कुल भी रुक नहीं पाती, वहाँ तुरंत पहुँच जाती हूँ। इसको इतनी खूबसूरत तरीके से आपने अपने आलेख में उतारा है, तो उसको अगर आप आज हम सबके साथ साझा भी करेंगे तो मुझे लगता है बहुत हम लोग उपकृत होंगे। थैंक यू वेरी मच। पहले तो मैं बहुत हतप्रभ हूँ कि आप इतनी अच्छी हिंदी बोल रही हैं, है ना, एक असमिया सुवाली होने के बावजूद। ओखमिया, प्रॉपर वर्ड इज ओखमिया, नॉट असमिया, है ना। मुझे लगता है कि असम के पास एक ऐसी थाती है जिसको कि उसने बहुत पब्लिसाइज नहीं किया असम के लोगों ने, लेकिन एक एज अ स्टूडेंट ऑफ फोक कल्चर I had been visiting so many places over the years, लेकिन बिहू जैसा लोक नृत्य मुझे
पूरे देश में कहीं नहीं दिखाई दिया जिसकी पैठ इतनी ज्यादा आवाम के भीतर हो। मैं एक किस्सा बताऊंगा कि अनिल सैकिया, जिनका आपने नाम लिया, जिनका बेटा दंगल फिल्म का म्यूजिक कंपोजर था, बैकग्राउंड स्कोरर, और जो कि इनफैक्ट अभी 2-3 सीरीज आई है टीवी पर, गुल्लक अगर आपने देखी होगी सोनी लिव पर, उसका भी म्यूजिक उन्होंने ही दिया है, नीलोत्पल। नीलोत्पल जी। उसके फादर अनिल सैकिया, वो मेरे अच्छे मित्र हैं। तो हम लोग जा रहे थे जोरहट में माजुली के पास एक वहाँ पर उनको फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया का अवार्ड मिला, जिनका मैंने शिलोंग में इंटरव्यू किया था, पाइंग। तो पाइंग को, जादव पाइंग, जिनको पद्मश्री भी मिली, तो उनसे मिलने जा रहे थे, बिहू का दिन था। तो एक आदमी हम लोगों को वहाँ टकराया, वो साइकिल पे था और वो बुरी तरह से शराब पिए हुए था, लेकिन शराब पीने के बाद वो बिहू के गाने गा रहा था मतलब बिहू का नशा उस शराब के नशे से ऊपर था। हमारे यहाँ लोग शराब, असम के अंदर जो शंकरदेव, जहाँ के आपके जिस जिले में आप से बिलोंग करती हैं, नौगांव, वहाँ शंकरदेव का उद्भव हुआ, और शंकरदेव एक ऐसी पर्सनैलिटी बन के निकले 17वीं शताब्दी में, जिन्होंने कि रिवाइव किया बहुत सारी चीज़ों को, और सेकुलरिज्म को उन्होंने बड़े पैमाने पर वहाँ पर लोगों के बीच में प्रचारित किया। बिहू में 2-3 चीज़ें मुझे देखने को मिली, क्योंकि मैं 5 साल लगातार उन इलाकों में जाता रहा, चाहे नॉर्थ लखीमपुर हो, चाहे शिवसागर हो, चाहे गुवाहाटी हो, मोरान हो। ये गढ़ है शिवसागर, तो बिहू का गढ़ है। एक चीज़ वहाँ पर यह है कि बिहू के, अगर आप उसको थोड़ा सा क्लोजली स्टडी करेंगे तो आप देखेंगे कि बिहू के भी कई शेड्स। आपका जो अपर असम है, जो अहोम राजाओं का गढ़ रहा, जहाँ से बिहू की शुरुआत मानी जाती है, वहाँ पर अगर बिहू में रोमांटिसिज्म है, तो जो ट्राइबल्स हैं, जो मिशिंग हैं या बोडोज हैं या कछारीज हैं, इनके बिहू, ये देयर बिहू इज समवट डिफरेंट फ्रॉम अपर असम भौद्र लोग के बिहू। वो वहाँ पर उनके बिहू में आपको एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस का नज़ारा मिलेगा। वो अपने फिजिकल एक्शन से दिखाते हैं कि कैसे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस आर डन। थर्डली, जो शंकर देव का इन्फ्लुएंस है, जो कीर्तन वाला कंसेप्ट है, एक बिहू का फॉर्म ये भी मैंने देखा जिसमें कि वो बड़े पैमाने पे कीर्तन किया जाता है, कीर्तन के साथ हो रहा है। तो अच्छा, बिहू के 3 प्रकार हैं, काती बिहू, माघी बिहू और भोगाली बिहू। काती बिहू जो है वो आश्विन और अक्टूबर के समय होता है, माघी बिहू मकर संक्रांति में, और अप्रैल 14-15 की डेट रोंगाली बिहू की है। तो रोंगाली बिहू इज वन ऑफ द बिगेस्ट अट्रैक्शन ऑफ द पीपल। एक चीज मुझे और जबरदस्त बिहू में नजर आई वो ये आई कि देयर वॉज अ वेरी delicate and beautiful synthesis of Manipuri dance with the Bihu. I was just stunned कि जब मैं शिवसागर में देख रहा था कि शिवसागर के एक यूथ ग्रुप ने किस तरीके से बिहू के दौरान वो एक बच्ची जो है वो मणिपुरी डांस करते आती है, अंदर आती है, डांस करती है और बाहर जाती है। उसका जो नशा है, उसकी जो मादकता है, मैं आई हैव यूज द वर्ड मादकता, बिहू की जो मादकता है, वो अप्रैल के महीने में, मैं अगर लखनऊ में रहता हूँ तो मुझे भी बेचैन करती है। और यहाँ भी मैं जाता हूँ, एक बिहू यहाँ करते हैं असमिया सोसाइटी के लोग, कुछ एक ही दिन का फंक्शन होता है। लेकिन बेसिकली इसका जो सेकुलर कैरेक्टर है, मैं जब नॉर्थ लखीमपुर में हुचूरी देख रहा था, मैं वहाँ केवल हुचूरी देखने के लिए गया था, जो कि बिहू के बाद एक, जैसे हम लोग जो कुमाऊनीज हैं उसमें खड़ी होली बोल सकते हैं उसे, लोग ग्रुप्स में एक दूसरे के घर जाते हैं। तो उसमें ये नहीं था कि, क्योंकि बिहू का कोई धार्मिक वो नहीं है, दैट इज अ फेस्टिवल रिलेटेड विद एग्रीकल्चर। क्योंकि जिस समय असम में कटाई खत्म हो चुकी होती है, नई फसल की तैयारी होती है, उस समय वो एक एंजॉयमेंट का टाइम होता है। तो उसके बहुत सारे आयाम हैं, बहुत बहुपक्षी। और मुझे बड़ा अफसोस है कि भारतीय परिदृश्य में
जो लोकप्रियता बिहू को मिलनी चाहिए थी एक लोक उत्सव के तौर पे, एक ऐसा उत्सव जो कि जिसका हम थोड़ा कंपैरिजन बैसाखी के साथ कर सकते हैं, लेकिन बैसाखी के एक लिमिटेड फॉर्म है। बिहू के बहुत सारे डायमेंशन हैं और उन डायमेंशंस में आप हर जगह का देखेंगे। आपका गोलाघाट का अलग तरह का बिहू है, अपर असम का, आपके लोअर असम में तो बिहू जैसी चीज़ ही नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है। तो लेकिन जहाँ अपर असम जो कि शिवसागर से लेके डिब्रूगढ़ मोरान से लेके तिनसुकिया और इधर गोलाघाट या पंडाल में जैसा गुवाहाटी में होता है, लेकिन ये क्या हुआ कि सिर्फ असमिया लोगों तक ही और ख़ौमिया लोगों तक ही वो महदूद रह गया, उन्हीं तक सीमित रह गया। उसकी जो फ्रेगरेंस थी, उसकी जो खुशबू थी, उसकी जो कि वो इतना यूनिफाइड हो सकता है, उसने इतने सारे लोगों को मोटिवेट किया है। बचपन से 4-4 साल की बच्चियां, जब मैं शिवसागर इस पर मैं एक्चुअली रेडियो के लिए एक नेशनल प्रोग्राम के लिए डॉक्यूमेंट्री बना रहा था, उस सिलसिले में गया, 2-3 बार गया, अलग अलग, कभी नॉर्थ ईस्ट के लिए बना रहे थे, फिर नेशनल प्रोग्राम के लिए बना रहे थे। तो मैंने देखा कि देयर आर सो मैनी ट्रेनिंग क्लासेस स्टार्ट्स बिफोर द एडवेंट ऑफ रोंगाली बिहू। और छोटे छोटे बच्चे, 4-4 साल के बच्चे, 3-3 साल के बच्चे, वो धोती और कुर्ता पहने हुए और अपना वो उनके किस तरह से कोई लोक संस्कृति जनता के बीच में उसकी नस नस में व्याप्त हो जाती है। ये देख के मुझे बहुत बेहद सुखद अनुभूति हुई और वो लंबे समय तक चलता है, 14 अप्रैल से लेके मई तक चलता है, एक दिन में ख़त्म नहीं होता। बहुत सारे त्यौहार जैसे अरुणाचल में चाहे वो सोलुंग हो, चाहे वो मोपिन हो, चाहे वो नोकुम हो, ये 2-4 दिन के होते हैं। बट एंड सेकेंडली बिहू इज ऑल्सो वेरी पॉपुलर इन द आउटस्कर्ट्स ऑफ असम। अरुणाचल में भी लोग उतने इंटरेस्ट से करते हैं। और जो मैं तमाम वहाँ की पार्टियों में देखता था कि जो हमारे अरुणाचली फ्रेंड थे, दे यूज टू डांस ऑन बिहू ट्यून्स। तो वो एक बस ये है कि अब आप जैसी एक प्रबुद्ध महिला जो कि असम से ताल्लुक़ रखती है, इसका प्रचार प्रसार करें और लोगों को पता चले, रेस्ट ऑफ इंडिया को, कि हाउ वी आर हैविंग सच ए रिच ट्रेजरी ऑफ कल्चर इन अ वेरी रिमोट एरिया। सर, जैसा कि अभी आप कह रहे थे कि बिहू की एक मादकता होती है, मुझे लगता है कि वो बिल्कुल सही सटीक शब्द है जहाँ तक हम लोग बिहू की बात करें। सर, आपने क्या खौट्रिया नृत्य भी देखा है बिहू के साथ साथ? खौट्रिया या फिर जो श्रीमंत शंकरदेव के जो पंथ पर चलने वाले लोग हैं, उनका जो क्लासिकल फॉर्म है, बिकॉज अगर कहा जाए बिहू अगर फोक फॉर्म अगर हम लोग कहेंगे, इवन दो लेटर आज के बिहू में हम देखेंगे कि श्रीमंत शंकरदेव का इन्फ्लुएंस है, जैसे आपने अपने आलेख में भी कहा है, ओ हरि ओ राम बोलने का जो कॉन्सेप्ट है, शुरुआत बिहू की शुरुआत में और बिहू के एंड में ओ हरि ओ राम से बिहू की शुरुआत और एंड होती है। उसके बाद आशीर्वाद लेते हैं और जाते हैं, वो एक फोक फॉर्म हो गया। तो श्रीमंत शंकरदेव का जो खौट्रिया नृत्य है वो भी एक क्लासिकल फॉर्म ऑफ आर्ट फॉर्म है। और मुझे लगता है कि मतलब स्पेसिफिकली अगर आप मेरी पर्सनल अगर मैं अपना कहना चाहूँ, तो मैंने बचपन में खौट्रिया के क्लासेस में 2-3 महीने क्लासेस की थी। और इनफैक्ट हमारे अनफॉर्चुनेट है हमारे मतलब ये बहुत कि ये इस तरीके का दिखाया जाता था कि बिहू तो कोई भी कर लेता है, तुम क्लासिकल सीखो। तो क्या आपको कभी इस तरीके की एक आइडियोलॉजी या इस तरह के आइडिया का सम्मुखीन होना पड़ा है, या आप मुझे खौट्रिया के बारे में अगर आपका कोई एक्सपीरियंस रहा है? एक्चुअली मेरा जो कयाम था, स्टे था, वो अरुणाचल में रहा। आप अरुणाचल के डांसर्स के बारे में बात करें तो आई वुड बी थ्रोइंग सम लाइट ऑन दैट। या मेघालय में रहा, ओनली फॉर स्पेशल पर्पस टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्री ऑन बिहू। आई विजिटेड a number of times in different parts of upper Assam. लेकिन मैंने इसके बारे में पढ़ा है, शंकर देव का ये इन्फ्लुएंस है, और कि ये कैसा होता है ये भी मुझे नहीं मालूम, क्योंकि अब होता क्या है कि जो भी फेस्टिवल्स होते हैं नॉर्थ ईस्ट में,
उसमें फोक डांसेस ही जी जी, डोमिनेट। फेस्टिवल्स में तो फोक डांस ही होता है। और तो यस, आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग कि ये, बट हाउएवर सिंस आप अरुणाचल की बात कर रहे हैं, तो आपने जो डॉक्यूमेंट्री प्रोड्यूस, एक ही डॉक्यूमेंट्री मुझे देखने का सौभाग्य मिला अभी, तो जो डॉक्यूमेंट्री उसमें आपने अरुणाचल की बात की है, और उसमें आपने ये बताया है कि किस तरह से उनके गानों में फ्लोरा और फौना का भी जिक्र होता है, चिड़ियों का भी और उनके पत्तों वगैरह का भी। सो म्यूजिक का जो ये वैरायटी आपने देखी होगी, क्योंकि आपने बिहू सॉन्ग्स भी सुने हैं, अनिल सैकिया जी से भी आपकी बात हुई है, तो म्यूजिक का जो ये वेरिएशन है पूरे नॉर्थ ईस्ट में, अगर उस पर आप थोड़ी सी प्रकाश डालें। बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है। बेसिकली नॉर्थ ईस्ट इज अ मिसनोमर। नॉर्थ ईस्ट आपने कहा नॉर्थ ईस्ट इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, व्हाट नॉर्थ ईस्ट इंडिया? इट इज अ कॉन्ग्लोमरेशन ऑफ 8 states and every state has got a different cultural tradition, different background, और उनके डिसेंट भी अलग हैं। अगर मेघालय में ऑस्ट्रिक जो खासीज हैं, दे आर नॉट इंडो मंगोलाइट, दे आर ऑस्ट्रिक, their descent is Arunachal is a place which is predominantly not Tibetan, Tibetans. मैं एक्चुअली सर, मैं लैंग्वेज की दृष्टि से बोल रही थी, टिबेटो बर्मन लैंग्वेजेस हैं Tibeto-Burman, but जी। only Khamtis and Monpas have a script. Otherwise, 26 major tribe, 24 are having no script. Only they work on the dialect system. So चाहे सिंगफो हो, चाहे आदि हो, चाहे गालो हो, चाहे पातानी हो, चीज क्या है कि हम लोगों का जो एक फोकस रहा, समटाइम्स आई फील वेरी सैड कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी राष्ट्रगान में कहीं नॉर्थ ईस्ट का जिक्र नहीं किया, बोंगो तक रह गए, बोंगो तक रह गए उसको। तो नॉर्थ ईस्ट इतना ज्यादा इंडियन मेन स्ट्रीम से कटा हुआ रहा। अब नाउ इट इज वी आर लाइक प्राइम मिनिस्टर एंड other ministers, they very frequently go there. Fortunately, I had gone there much before them. Okay, so I have that opportunity, which they started in 2014, I started in 2004. अब अरुणाचल का केस अगर लें, there was an anthropologist, his name was Verrier Alvin. Verrier Alvin was an advisor to Pandit Nehru. Verrier Alvin advised Pandit Nehru that we should not touch the traditions of Arunachalis, and this land should be not this should not be developed to that extent. Otherwise, the China may invade, because it was a buffer between India and China, Arunachal. उसकी वजह से क्या हुआ कि 1947 में अरुणाचल में लिटरेसी रेट वाज 0.5%. Even in 2000, the only first generation was going to the school. Only when in 1962 China invaded and reached till Tejpur, and there in Tawang they occupied some lands of India. तब भारत सरकार को लगा कि अरे वेरियर एल्विन की हमने जो एडवाइस थी वो मान के बहुत गलत किया. And the cumulative effect of this was that Arunachal remained tribal, remained primitive, and till date you can find so many areas in Arunachal Pradesh which are still primitive in their approach and everything. The modernity has not reached to them. तो उनके जो dances हैं, they are also very primitive. Only just holding hands, और वो अपना ऐसे पकड़ के और ऐसे से घंटों नाच सकते. एक उनका गाना मुझे, क्योंकि उनका डायलेक्ट्स को समझना बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन एक उसकी लाइन है कि गांधी बाबा पाबोना पाबोना. तो दिस इज most simple dances are from Arunachal Pradesh and most complex dances are from Manipur. आप रास देखिए मणिपुर की रास लीला. I can say कि you can't just leave your place while you are seeing the क्या कलात्मकता है, क्या उसके अंदर जो पूरा उसका एक टेक्सचर है वो कितना खूबसूरत. उसमें जो क्लासिकल डांस के साथ एक पूरा समूह भी उसमें नृत्य कर रहा है, और वो
उनकी ड्रेसेस, उनकी सारे भाव भंगिमाएं, तो हम नॉर्थ ईस्ट में एक बहुत प्रिमिटिव कल्चर से लेके बहुत कॉम्प्लेक्स कल्चर तक पहुंचते हैं। लेकिन चूंकि नॉर्थ ईस्ट इज अ प्लेस वेयर ट्राइबल एंड नॉन ट्राइबल दे को एग्जिस्ट इन एवरी स्टेट except Nagaland and Mizoram and Arunachal Pradesh, where tribal communities are very dominant. In Arunachal Pradesh, out of 60 seats, 59 seats are under in their legislative assembly reserved for ST candidates, and one is because of constitutional provision is for non-tribal, and till date there had not been any non-tribal member in the Arunachal Assembly. सो एक अद्भुत संसार है उत्तर पूर्व भारत का, जिसमें आपको इतनी ज्यादा लॉयल्टीज मिलेगी अपनी कम्युनिटी के लिए कि उनके जो छोटे छोटे ग्रुप्स हैं, जैसे हॉर्नबिल फेस्टिवल में देखता हूं कि वहां पर अगर जेलियांग हैं या अंगामीज हैं या आओ है, तो वो दे आर सो प्राउड ऑफ देयर कल्चर, देयर ट्रेडिशन, देयर attires, everything, their architect, कि जो चीजें हमें शायद आज के दौर में नहीं मिलती, महानगरों में तो नहीं मिलती, कि लॉयल्टी टू देयर कम्युनिटीज, और वो एक साथ होंगे, उसमें बहुत झगड़े भी नहीं होते। बिहू के संदर्भ में मैंने एक साहब से पूछा कि मैंने कहा आप लोग गांव में इतना कम्युनिटी के साथ बिहू कैसे मना लेते हो, आप लोग झगड़े नहीं होते? हमारे यहाँ तो गाँवों में बहुत झगड़े होते हैं, लाठियां लट्टे चलते रहते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, बिहू के आने से पहले हम लोग अपने सब झगड़े सुलझा लेते हैं। मुझे बड़ी हंसी आई। मैंने कहा कि इतना क्योंकि लोगों के पास एक गजब किस्म का गलतफहमी है। लोग सोचते हैं वो नॉर्थ ईस्ट तो वो डेन ऑफ टेररिस्ट, एंड देयर आर सर्टेन पॉकेट्स, आई वुड से इट इज नॉट, ये भी नहीं है कि वो बिल्कुल ऐसा है, लेकिन इट इज द मेजॉरिटी इज वेरी पीस लविंग पीपल। आप उनको छेड़िए नहीं, आप उनका मजाक मत बताइए। हाँ, फूड then I asked that I said that don't you feel that the Nagas are very infamous for their dog eating habits? Then she replied me in a very nice manner without getting irritated. उसने कहा कि जब आप when you eat goat, when you eat mutton, when you eat mithun is a animal there, mithun, बाइसन बोलते हैं। bison. Then when you eat, then what is the harm in eating dog? We rear dog for eating, we don't eat stray dogs. Then आप अगर ये देखोगे, अरे ये मेरे भारतवर्ष में ऐसा भी होता है क्या, मेरा भारत महान, जहाँ की गाय माता को इस तरह से टांगा जाता है जगह जगह, आपको लगेगा। बट you should understand, or one should understand, that the food habits are developed over the years, centuries, over the centuries. ईटानगर के बाजार में 2004 में I used to roam there, तो वहाँ पर 100 रुपए के 4 चूहे मिलते थे, और उसमें चूहे में और वैसे भुने हुए चूहे भी मिलते। अब आपने कहा कि मेरा एक वो था, स्टूडेंट था, मैं मास कम्युनिकेशन पढ़ाता था। वन डे आई कॉल्ड हिम, आई सेड सोलुंग क्या कर रहे हो? ही सेड सर चूहा खा रहा हूँ। माई वाइफ वॉज ऑल्सो देयर। मैंने कहा वो ठीक है, बट प्लीज डोंट ब्रिंग दिस फैक्ट इन माई वाइफ्स नॉलेज बिकॉज शी वुड रादर नॉट अलाउ, शी इज ऑल्सो हेयर। तो मैंने कहा कि क्योंकि मैं तो थोड़ा भी उसको कर लूँगा। तो फूड हैबिट्स आर डिफरेंट बिकॉज इट वॉज डेंस फॉरेस्ट, दे डेवलप्ड देयर फूड हैबिट्स, and we would abhor them कि नहीं वो इस तरह की चीज़ें क्यों खाते हैं। We should understand, we should have very large heart and rather matured brain. If heart is not large, brain should be matured. कि we have so many different traditions in this country, in different part. आपको मालूम है कि inclusivity, बिहू के next day, most of the these Mishings and other tribes, they cook pork in their houses. This is a tradition. जिस दिन मैं पहुंचा तो वहाँ जोरहट तो everywhere, and you would see कि चारों तरफ जो है वो
आपको पोर्क बिकता हुआ दिखेगा, then we should recognize it and appreciate, and rather if we are not appreciating, at least we should accept that this is our country. जी, This जिस तरह से cannot be run by one culture and one Ideology. language and one food. This जिस तरह country, से सर मॉडर्निटी का जो कॉन्सेप्ट होता है, मॉडर्निटी का जो डेफिनेशन होता है, वो हर जगह एक्सेप्ट नहीं होती या फिर हर जगह आप थोप नहीं सकते। उसी तरह से मुझे लगता है कि ये जो सो कॉल्ड प्रिमिटिव आइडियोलॉजी या प्रिमिटिव फूड हैबिट्स है, यू कैनॉट जस्ट take one definition and put everything into one single category। तो मुझे लगता है नॉर्थ ईस्ट और पूर्वोत्तर के जो अलग अलग लोग हैं, अलग अलग ट्राइब्स हैं, वो हमें ये सीख देते हैं कम से कम कि किस तरह अलग होके भी एक ही तरीके के एक ही धागे में बंधा जा सकता है। एंड यू सिंस यू वर टॉकिंग अबाउट फूड, मुझे तो लगता है कि सर अल्कोहल का भी कंजम्पशन जो है या फिर अल्कोहल का भी जो कल्चर है, वो भी हमारे ट्राइब्स में काफ़ी हमारे लोगों में बहुत ज़्यादा है। And alcohol not just as a I loved local booze there. जी जी बिल्कुल, Particularly I understand what you are particularly talking in about। Arunachal Pradesh, Apang, there was Chief Minister Gekang Apang. Then I was always confused, Apang, and what is going on. तो but Apung जो local वो राइस से बनाई हुई है, देखिए बेसिकली क्या है कि जो भी पहाड़ी इलाके वहाँ पर रात जैसे ही शाम होती है, आपसे वहाँ की बात क्यों करते हैं, मैं कुमाऊँ की बात करता हूँ। आई वॉज इन अल्मोड़ा फॉर मोर देन 1 ईयर रिसेंटली। मैं वहाँ देखता था सोमेश्वर हो या बागेश्वर हो यहाँ पर या इवन अल्मोड़ा हो, शराब की नदियाँ बहती हैं। एंड दिस इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आई थिंक मोस्ट ऑफ द हिली स्टेट्स, जहाँ पर क्योंकि आपका रात का मूवमेंट खत्म हो जाता है, लोग घर के अंदर रहते हैं, तो दे वुड एंजॉय। एंड इन शिलोंग इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन गैम्बलिंग देन शिलोंग इज अ हेवन फॉर यू। एवरी डे करोड्स ऑफ रुपीज आर बेटेड देयर, क्योंकि वहाँ पर जो तीर वाला होता है वो कहीं, और दैट इज लीगलाइज्ड। सुबह वहाँ से दोपहर में 11 बजे से सारे, मतलब मैं शिलोंग को ख्वाबों का शहर मानता हूँ, क्योंकि वहाँ पर हर आदमी दिन भर, जो लोकल्स हैं और जो बाहर से हमारे जैसे जुआ में इंटरेस्टेड लोग रहे हैं, वैसे गालिब भी जुआ खेलते थे, इसलिए मुझे कोई इसमें वो नहीं है संकोच नहीं कहने में कि वो मेरा वन ऑफ द वेरी मोस्ट फेवरेट हॉबी रहा है। तो अब वहाँ पर 11 बजे से 12 बजे से ये पूरे शहर में हवा फैलने लगती है, आज कौन सा नंबर निकलेगा, आज कौन सा नंबर निकलेगा, आज वो है, अच्छा नहीं ये आज 45 निकलेगा कि 37 निकलेगा। द एंटायर सिटी इज लिविंग इन द ड्रीम्स। एंड रात में सोते भी हैं। तो एक दिन मेरा एक वहाँ पर चपरासी था, मुझे सुबह उठ के कहता है कि सर आज मुझसे गलती हो गया। हमने कहा क्या हो गया? कहने लगा आज मैंने अगर पैसा लगाया होता ना तो मेरे को बहुत पैसा मिलता। मैंने कहा कैसे? कहने लगा मैंने रात में साइकिल देखी थी सपने में। मैंने कहा तो क्या हो गया यार, सपने में साइकिल देखी थी, बहुत सारे लोग देखते हैं, नहीं उसमें 00 आज निकला है तो आप देखिए पूरा शहर जो है वो वहाँ पर अगर सांप देखा तो इतना नंबर होगा, अगर पानी देखा तो इतना नंबर होगा, अगर मछली देखी तो इतना नंबर होगा, खरगोश देखा तो इतना नंबर होगा। ये पूरा शहर ख्वाबों में जी रहा है। और वो उनका, क्योंकि पहाड़ी जगह है, पहाड़ी जगह में आपके पास और कुछ करने के लिए नहीं, तो गवर्नमेंट हैज लीगलाइज्ड इन द नेम ऑफ मेघालय आर्चरी एसोसिएशन जी। तो आप कैसे एक जो अल्कोहल है, इसका एक बहुत बड़ा कारण पहाड़ों में ये है कि जो मूवमेंट कम होता है। शहरों में वही आदमी आके नहीं पियेंगे। अगर एक आदमी बॉम्बे में रहेगा, उसको चर्च गेट से बोरीवली जाना होगा, उसके पास शराब पीने का टाइम नहीं है। लखनऊ में उसको आलमबाग से इंदिरा नगर आना होगा, जानकीपुरम आना होगा, उसके पास टाइम नहीं। बट आप खाली बैठे हुए हैं। वी शुड respect Northeast for one thing I would say, that is the status of women। जी बिल्कुल। जिस तरह से महिलाओं के प्रति रवैया है कि आपको लगेगा ही नहीं कि कोई आदमी जो है किसी महिला के प्रति उसका कोई जो झुकाव है, कोई उसको देख रहा है, और इतने फ्रैंक होके, इतने मस्त होके लोग नाचते हैं। यहाँ पर मैं ये बात ऐड करना चाहूँगा, देयर इज अ टर्म हैप्पीनेस इंडेक्स। Happiness index has no relation with the wealth which you possess.
what I have experienced in Northeast during my 7 years stint there, कि जो कम सुविधाओं में भी जो हैप्पीनेस का जो एक क्योंकि शादियां उस तरह से वैभवपूर्ण तरीके से नहीं होती है, दहेज की कोई रस्म नहीं है, साथ में उनके पास अपने गाने हैं, अपने डांसेस हैं और एक कम्युनिटी बॉन्डिंग है, प्राइड। तो उसने क्या किया है कि उनके जिंदगी को बहुत महत्वाकांक्षाएं नहीं है। अगर वो डांस करते हैं तो उनको भारत महोत्सव में जाने की पड़ी नहीं है। वो उनको दिल्ली में एक मैं व्यक्ति से मिला और मैंने उसका आपको जिक्र भी किया उसमें आर्टिकल में, वो 65 किस्म के वाद्य यंत्र बना सकता था और बजा भी सकता था। गोगोई वहां पर शिव सागर में। मैंने कहा यार तुम्हारे घर में मुझे कोई ये नहीं दिख रहा है कि वो मुख्यमंत्री तुम्हें सम्मानित कर रहे हैं और राज्यपाल कर रहे हैं और लघु उद्योग मंत्री कर रहे हैं और जल संसाधन मंत्री कर रहे हैं या मेयर कर रहे हैं। उसने कहा कि नहीं, मैं तो बस मेरा ये शौक है, वो इसके लिए नहीं हो रहे हैं। हमें सीखना चाहिए नॉर्थ ईस्ट से कि हाउ वी शुड लिव लाइफ। इंटर कम्युनिटी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक अरुणाचल में एक आदि जो है वो आपातानी से शादी कर सकता है, आपातानी गालो से कर सकता है, गालो मोनपा से कर सकता है, मोनपा वांचू से कर सकता है। ऐसा नहीं है कि अरे ये तो यहाँ हम क्या करें, हम तो ब्राह्मण हैं, हम ठाकुर से कैसे कर लेंगे, ठाकुर हैं तो कायस्थ से कैसे कर लेंगे, कायस्थ हैं तो हम जो है वो किसी अनुसूचित जाति वाले से कैसे कर लेंगे। एक खुलापन, जीवन जीने का, उत्साह का, उत्फुल्लता का, एक दूसरे को गले लगाने का, एक दूसरों से मिलने का, एक दूसरे पर यकीन करने का जो जज्बा नॉर्थ ईस्ट ने रखा है। ये बात, इसके बरक्स एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि ये मैंने बहुत उसको यूटिलाइज किया, बहुत उसकी प्रशंसा की, लेकिन इसका एक स्याह पक्ष ये है कि जितना राजनीतिक भ्रष्टाचार नॉर्थ ईस्ट के अंदर है वो कम राज्यों में मैंने देखा। पूरा लूट लेने का सिलसिला। आपको एक हमारे मित्र थे, वो मर गए, मुख्यमंत्री हुए बाद में। उस समय जब वित्त मंत्री थे तो मुझे उनसे दोस्ती हो गई थी अरुणाचल प्रदेश। उन्होंने फांसी लगा ली क्योंकि वो ही स्टार्टेड फ्रॉम ए सेंट्री, फ्रॉम द पोस्ट ऑफ सेंट्री। वहाँ तेजू के थे वो, रादर अंजाऊ के थे, मैं नाम उनका भूल रहा हूँ। तो वो इसलिए कर ली कि वो उनसे पहले दूसरे ने उनके विधायकों को खरीद लिया, उनके पास पैसा नहीं था कि वो कर्ज नहीं दे सकते। फिर उन्होंने अपने 60 पेज का, वो पढ़ने लायक है उनका 60 पेज का जो लेटर उन्होंने लिखा, कि उसमें उन्होंने बताया किस तरह से जुडिशरी उनसे पैसे मांग रही थी, करोड़ों रुपया, किस तरह से भारत के मरने से पहले उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया कि भारत के अंदर राजनीतिक भ्रष्टाचार का क्या स्तर है और उसका उन्होंने बड़े अच्छी तरीके से खुलासा किया। तो ये एक पैराडॉक्स है कि एक तरफ तो बहुत महंगी महंगी गाड़ियां लेके लोग घूम रहे हैं, दूसरी तरफ केवल चावल खा के जीवन जी रहे हैं। हमने वहां पर डेमोक्रेसी वहां डेवलप नहीं हुई, डेमोक्रेसी वहां इवॉल्व नहीं हुई। उत्तर भारत में डेमोक्रेसी इवॉल्व हुई है क्योंकि जंग आज़ादी में इतने सारे जो आंदोलन चले, उन आंदोलनों ने लोगों की राजनीतिक चेतना का विस्तार किया। वुड यू बी, मुझे नहीं मालूम कि आप जानती या नहीं जानती, 1977 में अरुणाचल वेस्ट की सीट लोकसभा की अनकंटेस्टेड गई। कैन यू एवर थिंक कि एक लोकसभा की सीट अनकंटेस्टेड चले जाए? इवन टिल रिसेंटली व्हेन द इलेक्शंस वर हेल्ड इन अरुणाचल प्रदेश, अ नंबर ऑफ सीट्स वर अनकंटेस्टेड। हम देख के कहते थे यार ये हो क्या रहा है, 60 सदस्यीय विधानसभा में 10 सीटें अनकंटेस्टेड। तो डेमोक्रेसी हैज नॉट इवॉल्व्ड, इट वाज लाइक पैराशूट की तरह ऊपर से लाई गई। उसने लोकतंत्र की, डेमोक्रेसी की विसंगतियां देखने को मिलती है। इस तरह के वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप हैं, उन्होंने बहुत बाधित किया है उत्तर पूर्व भारत के संस्कृति के प्रसार को बाहर फैलाने में। उन्होंने बहुत उसे बाधित किया क्योंकि वो वहीं रह के और वहीं अपने उन्होंने पावर ग्रुप्स बना के, और उसमें पता चलता है कि अचानक 30 विधायक कांग्रेस से बीजेपी में चले गए, फिर बीजेपी की कांग्रेस की सरकार आई तो कांग्रेस में आ गए। देयर इज नो पॉलिटिकल कल्चर जी। अभी मैंने कुछ ट्रैवलॉग लिखे हैं, छपवाए नहीं थे क्योंकि उतना मेरे पास टाइम नहीं था। आई वॉज टू बिजी इन मेकिंग माई रेडियो प्रोग्राम्स।
टिल 31 मार्च 2022। अभी वो अपने यात्रा वृत्तांत वगैरह में एक संकलन के रूप में लाने की सोच रहा हूँ, लेकिन यह है कि जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं और आखिर में बैठे हैं, आखिर तक बैठे हैं, बड़ी हिम्मत से बैठे हैं, क्योंकि इतनी हिम्मत चाहिए इतने लंबे वक्त तक बैठने के लिए, तो उनसे भी मैं ये इल्तिजा करूँगा कि देश के इस हिस्से को आपको जानना चाहिए और ख़ासकर ऐसे मौक़ों पे वहाँ जाएं जब वहाँ का फेस्टिवल सीज़न हो। एंड आई वुड रिकमेंड कि जो अप्रैल का 2nd वीक होता है वो बहुत ही फेस्टिव होता है। नागालैंड से लेके मेघालय से लेके असम में सब जगह फेस्टिवल होते रहते हैं, लेकिन सिर्फ अप्रैल ही नहीं है, साल भर फेस्टिवल होते रहते हैं, अलग अलग किस्म के फेस्टिवल होते हैं। दिसंबर में आप नागालैंड जा सकते हैं। देन देयर इज़ अरुणाचल प्रदेश, दे ऑल्सो यूज्ड टू ऑर्गेनाइज सियांग रिवर फेस्टिवल। मणिपुर में एक फेस्टिवल होता है जो नवंबर महीने में किया जाता है। तो वहाँ जाके वहाँ की संस्कृति को देख के, वहाँ की आबो हवा से लुत्फ़अंदोज़ होके आप अपने इल्म में इजाफ़ा कर सकते हैं, अपने ज्ञान चक्षुओं को खोल सकते हैं और भारत के बारे में एक और मुकम्मल, एक व्यापक, एक मैच्योर्ड दृष्टिकोण अपना सकते हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। जैसा कि आपने आज दोनों ही पक्षों को उजागर किया, आपने सब बहुत सारी पॉजिटिव बातें कहीं और आखिर में हम लोग थोड़ा सा स्याह दृष्टिकोण की तरफ भी चल पड़े। मैं बस एक बात कह के आज की शाम को विराम देना चाहूँगी कि जिस तरह से आपने क्योंकि एक महिला होने के नाते आपने कहा कि नॉर्थ ईस्ट में और असम, हर जगह इनफैक्ट पूर्वोत्तर में जो महिलाओं को की पोजीशन है, जो उनको इज़्ज़त दी जाती है, ख़ास ये एक बहुत ही मुझे लगता है पॉजिटिव तरीका है देखने का। बट हमारे बिहू के सॉन्ग्स में मुझे लगता है कि जो सबसे ज़रूरी बात है, जो आज के इस मंच से मैं कहना चाहूँगी कि हमारे बिहू के गानों में कंसेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कंसेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिसमें जो रोमांटिक सॉन्ग्स भी अगर हैं तो अगर लड़का गा रहा है तो वो हमेशा उससे अनुमति लेकर ही उससे पास आने की कोशिश करता है या उनसे बात करने की कोशिश करता है। तो आप इन सभी चीज़ों को आपने आज यहाँ उजागर किया, एक मंच दिया पूर्वोत्तर के बारे में बात करने के लिए, उसके कल्चरल वैभव के बारे में बात करने के लिए। हम फ्लोरा फौना से लेके कपड़ों से लेके खाद्य और अल्कोहल तक गए। तो मुझे आपको इस मंच पे आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और ये इस मंच में मुझे एक मौका देने के लिए आप सब लोग का भी बहुत बहुत शुक्रिया। कला मंथन का बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।